तो लास्ट क्लास में हमने जो पॉइंटिंग थ्योरम थी उसमें दो टर्म्स निकाली थी। एक तो क्या था, माइनस के डेल यू ऑफ ई एम अपॉन डेल टी बराबर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी प्लस ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर डेल वेक्टर डॉट उस टाइम में ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। ये चीज हमने पॉइंटिंग थ्योरम के अंदर निकाली थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये टर्म्स है ये किसको प्रदर्शित करती है, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग के एकांक आयतन के अंदर या फिर किसी नियत आयतन के अंदर वो जिसके अंदर वो प्रवाहित हो रही है उसके प्रवाह के दौरान उसके ऊर्जा में जो कमी हो रही है वो कौन सी टर्म प्रदर्शित करती है, ये वाली। तथा ये कमी जो होती है इस ऊर्जा के अंदर या फिर ये जो ऊर्जा का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, इन दो टर्म्स के बराबर होता है। जिसमें पहली टर्म्स तो जिस आयत के अंदर आप इस विद्युत चुंबकीय तरंग के ऊपर ये ऊर्जा का मान नोट करते हो या उसकी ऊर्जा में जो कमी नोट करते हो उसी माध्यम के अंदर आवेशों के ऊपर किया गया जो कार्य होता है या फिर आवेशों के ऊपर कार्य बल लगाने के कारण जो उनका विस्थापन होता है उस विस्थापन के कारण जो ऊर्जा है उसका मान इस समीकरण से निकालते हैं। और वो ऊर्जा या फिर जो कार्य की दर जो होती है वो इसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसी प्रकार से जो आवेशों का प्रवाह हो रहा है बल लगाने के कारण उन आवेशों के प्रवाह के कारण एक विद्युत फ्लक्स या एक ऊर्जा फ्लक्स उत्पन्न होता है जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, इस सेकंड टर्म से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये तो किसमें ऊर्जा में कमी को, ये कार्य की दर को, तथा ये जो है ये किसके किसी भी एकांक आयतन में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा के प्रवाह को या फिर ऊर्जा फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। और मैंने बताया था कि जो ये ई वेक्टर जो होता है उसको हम क्या करते हैं, ई क्रॉस एच वेक्टर भी पी वेक्टर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं जिससे कि हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। और ये पॉइंटिंग सदिश जो होता है ये किसको प्रदर्शित करता है, पॉइंटिंग सदिश आप लोगों के किसी भी प्रश्न में प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले ऊर्जा फ्लक्स या ऊर्जा के मान को या फिर उस पृष्ठ के अंदर कितनी ऊर्जा जो है वो प्रति सेकंड किसी एक डायरेक्शन के अंदर प्रवाहित हो रही है और इसकी दिशा जो है वो किसके समान होती है, इसकी दिशा हमेशा तरंग संचरण की दिशा में होती है या फिर ये किसकी दिशा के अंदर होता है, तरंग संचरण की दिशा में होता है। कि या फिर ये कह सकते हो कि पॉइंटिंग सदिश जो होता है वो क्या करता है, ऊर्जा के प्रवाह को या फिर तरंग संचरण की दिशा के अंदर किसी भी माध्यम के अंदर तरंग संचरण की दिशा में क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग की क्या होती है, ऊर्जा भी प्रवाहित होती है, उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक यहाँ पे पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में इसी पॉइंटिंग सदिश, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि जो ये पॉइंटिंग सदिश है वो किसको प्रदर्शित करता है या फिर पॉइंटिंग सदिश के कारण जो ऊर्जा का फ्लो होता है वो किस दिशा में होता है, एन कैप बोलो या के कैप बोलो, ये किसको प्रदर्शित करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमें जो आज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो हमें प्रूव करना है कि जो तरंग संचरण या फिर जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो किसकी दिशा में होता है या पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, पॉइंटिंग वेक्टर की भी डायरेक्शन हमें सिद्ध करनी है इसके अंदर कि पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो किसको प्रदर्शित करती है, ऊर्जा संचरण की या ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को भी प्रदर्शित करती है। उसके रूप में हमें एक पॉइंटिंग वेक्टर की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना। पॉइंटिंग सदिश तथा ऊर्जा घनत्व, हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो पॉइंटिंग सदिश का मान ज्ञात करना पड़ेगा, दूसरा हमें किसका ज्ञात करना पड़ेगा, ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जब हम पॉइंटिंग सदिश का मान ज्ञात कर लेंगे जो कि वैल्यू पी वेक्टर हम बराबर हम क्या ले रहे हैं, ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर ले रहे हैं, इस फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, पहले तो पॉइंटिंग सदिश की मान ज्ञात कर लेंगे। जब पॉइंटिंग सदिश का मान निकल जाएगा तो उस आधार के उसके पश्चात हम किसका ऊर्जा घनत्व का मान निकालेंगे।
इन दोनों का रेशियो लेने पर जो इक्वेशन निकलेगी उस इक्वेशन की सहायता से हमें क्या पता चलेगा कि किसी भी तरंग के अंदर ऊर्जा का संचरण जो होता है वो किसकी दिशा के अंदर होता है, तरंग संचरण की दिशा में ही होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक तो कल की क्लास में पढ़ लिया था, अब इसी के अंदर आगे की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। मुक्त आकाश में मैं पॉइंटिंग सदिश। अब यहां पर इसके अंदर मुक्त आकाश के अंदर आपने एक जो इक्वेशन पढ़ी थी वो कौन सी थी? विद्युत चुंबकीय तरंग के अनुप्रस्थ प्रकृति को पढ़ा था, जो हमने लास्ट में इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है उसकी अनुप्रस्थ प्रकृति जो है वो किसको प्रदर्शित करती है कि वो अनुप्रस्थ प्रकृति यह प्रदर्शित करती है कि उस विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर विद्युत क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश तथा तरंग संचरण की दिशा वाला सदिश तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और उस आधार पे हमने एक इक्वेशन निकाली थी, वो क्या थी? के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर किसके बराबर होता है? म्यू नॉट ओमेगा एच वेक्टर के बराबर होता है। यहां से एच वेक्टर जो है वो किसके बराबर आता है? 1/म्यू नॉट ओमेगा कोष्टक में के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर आता है, ठीक है। अब इस एच वेक्टर या फिर आपको मालूम हो तो के वेक्टर बराबर क्या होता है? C/ओमेगा एन कैप। तो यहां से के वेक्टर अपॉन ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? सी एन कैप हो जाएगा। तो उस मान को इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होती है? 1/म्यू नॉट सी एन कैप क्रॉस ई वेक्टर प्राप्त होता है। अब इस एच वेक्टर के मान को हमें क्या करना है? पॉइंटिंग सदिश की जो होता है वो क्या होता है? पी वेक्टर बराबर ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर होता है। अब हमें क्या करना है? इस एच वेक्टर का जो ये मान निकला है इक्वेशन नंबर 1 से, इस एक नंबर इक्वेशन नंबर 1 वाले मान को हमें किस समीकरण में रखना है? उस समीकरण में रखना है। तो जब हम इस मान को उस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से पी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? ई वेक्टर क्रॉस कोष्टक में 1/म्यू नॉट सी कोष्टक में के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे सॉरी एन कैप क्रॉस ई वेक्टर आ गया। अब इस मान में आपको क्या करना है? म्यू नॉट सी, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, जो क्या था? डेल क्रॉस एच ए वेक्टर वाला, जिसमें आप क्या लिखते थे? डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर ए वेक्टर, ऐसा फॉर्मूला आप पढ़ते थे। अब ऐसे ही फॉर्मूले का यूज किसमें करना है? यहाँ पे जो आप देखोगे तो 3 क्रॉस प्रोडक्ट है, एक तो ई वेक्टर का किसके साथ में? एन वेक्टर के साथ में, एन का किसके साथ में? ई वेक्टर के साथ, ठीक है। तो यहां से जब हम ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में आप देखिए यहां से जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे इक्वेशन बनेगी? पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? पी वेक्टर बराबर 1/म्यू नॉट सी, तो पहले से इधर रहेगा, पोस्ट में क्या आ जाएगा? ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर एन कैप माइनस ई वेक्टर डॉट एन कैप इंटू ई वेक्टर, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें देखिए ई वेक्टर डॉट एन कैप दोनों एक दूसरे के कैसे है? लंबवत है दोनों के बीच में, क्योंकि आपको मालूम है ये तरंग संचरण इस दिशा में होता है जिसे हम के कैप के रूप में लिख रहे हैं, और यहाँ से ये जो ई वेक्टर है वो किसके रूप में? आई कैप परपेंडिकुलर क्लास दिशा में, और ये जे कैप किसके? बी वेक्टर की दिशा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये तरंग संचरण की दिशा के कैप और विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। इनके बीच में एंगल का मान कितना है? थीटा बराबर 90 डिग्री। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री है तो ई वेक्टर डॉट एन कैप का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है? cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो उस कंडीशन में
ये जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, पी वेक्टर बराबर 1/μ0 c ई वेक्टर का स्क्वायर डॉट एन के। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई यहाँ से। और यहाँ से आगे की तरफ अगर हम सॉल्व करें तो आप लोगों को मालूम हो तो जेड नॉट बराबर क्या होता है, ई नॉट वेक्टर अपॉन एच नॉट वेक्टर, जिसका मान 1/μ0 c था। और जेड नॉट बराबर हमने जो निकाली थी इक्वेशन, उसके अंदर आपको मालूम हो c का मान हमने क्या रखा था, c बराबर होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये रखा था। जब हमने ये मान रखा तब यहाँ से जेड नॉट का मान क्या प्राप्त होता, μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन प्राप्त हुई थी प्रतिबाधा की, ये इक्वेशन प्राप्त हुई थी या नहीं हुई थी, यही इक्वेशन प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ से जो ये मान है ये किसके, 1/μ0 c किसके बराबर हो गया, जेड नॉट प्रतिबाधा के बराबर हो गया। इस प्रतिबाधा के बराबर जब ये हो गया तो उस कंडीशन में जेड नॉट किसके बराबर है, 1/μ0 c के बराबर है। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इस मान को क्या रखना है, यहाँ पे रखना है। तो पी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ई वेक्टर का स्क्वायर अपॉन जेड नॉट एन के। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये किसको प्रदर्शित करती है, ये इक्वेशन नंबर 1 आपके मुक्त आकाश के अंदर तरंग संचरण की दिशा या फिर जो तरंग जो पॉइंटिंग सदिश है उसकी दिशा को भी प्रदर्शित करता है। इस इक्वेशन नंबर 1 से क्या प्रदर्शित होगा, इस इक्वेशन नंबर 1 से ये प्रदर्शित हो रहा है कि जो पॉइंटिंग सदिश है उसकी दिशा किस तरफ होती है, उसकी दिशा जो होती है वो किस दिशा में होती है, तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण दिशा में होती है। ठीक है ना, ये इस इक्वेशन नंबर 1 से पता चलता है। ठीक है ना, और यहाँ पे ये जेड नॉट जो है वो क्या है, मुक्त आकाश के अंदर आपके जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी प्रतिबाधा, और इस जेड नॉट का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, 376.5 ओम के बराबर होता है। ये हमने जब विद्युत चुंबकीय तरंग का सॉल्यूशन किया था उस समय भी इस मान को निकाला था हमने। अब देखो, अब हम इसको क्या ये जो हमने तरंग संचरण की दिशा निकाली है या तरंग संचरण का मान तरंग संचरण के रूप में पॉइंटिंग सदिश को निकाला है, उसे ये तो हमें पता चल गया कि इसकी दिशा किस में होगी, तरंग संचरण की दिशा में होगी। अब हमें क्या करना है, इसकी एवरेज वैल्यू भी निकालनी है। जब इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे और इस ऊर्जा घनत्व की एवरेज वैल्यू निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि उस रेशियो से ही हमें ये पता चलेगा कि जिस दिशा में तरंग का संचरण हो रहा है उसी दिशा में क्या हो रहा है, ऊर्जा का भी फ्लो हो रहा है। तो ठीक है, तो अब यहां से इस इक्वेशन नंबर 1 का क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का औसत मान निकालना। क्या होगा, पी वेक्टर एवरेज आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ ई वेक्टर का स्क्वायर अपॉन जेड नॉट एन कैप। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें देखिए कांस्टेंट जेड नॉट बाहर आ जाएगा, उसकी तो एवरेज वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो नियत रहेगी। और एन कैप डायरेक्शन की भी कोई भी एवरेज वैल्यू नहीं होती, वो भी बाहर हो जाएगी। तो यहां से जो है ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, पी वेक्टर बराबर 1/z0 ई वेक्टर का स्क्वायर एन कैप। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। और
जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें विद्युत क्षेत्र सदिश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग में ई वेक्टर का मान क्या होता है? ई वेक्टर बराबर होता है आपके ई नॉट का वेक्टर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी होता है। इस मान को क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन में रखेंगे, ये वाली इस इक्वेशन के अंदर इस मान को इस इक्वेशन में रखेंगे तो उस आधार के ऊपर हमें क्या मिल जाएगी? जो सदिश है, कौन सा? पॉइंटिंग सदिश या तरंग संचरण दिशा में जिसकी दिशा है उसकी एवरेज वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? पी वेक्टर बराबर 1/z नॉट ई नॉट वेक्टर का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी का होल स्क्वायर एन के। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर फेज निकाली थी तो फेज निकालने के कंडीशन में जब हमने इस इक्वेशन से इसका फेज निकालने की जो वैल्यू निकाली डेल स्क्वायर ई वेक्टर माइनस के डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर 0, तो वैल्यू हमें कैसी प्राप्त हो रही थी? रियल वैल्यू प्राप्त हो रही थी। कैसी वैल्यू प्राप्त हो रही थी? रियल वैल्यू प्राप्त हो रही थी या फिर वास्तविक मान प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो यहां से आपको जब ये वैल्यू रियल प्राप्त हुई तो इसमें एवरेज वैल्यू आप निकालोगे तो उस कंडीशन में हमें क्या कौन सी टर्म लेनी पड़ेगी? इसकी रियल टर्म्स लेनी पड़ेगी। या फिर आप ये कह सकते हो कि यहाँ से जो एवरेज निकाला जाएगा इस फॉर्मूले से वो भी इस एक्सपोनेंशियल की कौन सी टर्म के रूप में निकाला जाएगा? रियल टर्म्स के रूप में निकाला जाएगा, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल जो होता है वो उसको हम किस रूप में? कॉस प्लस आयोटा साइन के रूप में लिखते हैं। और ये आयोटा साइन वाली टर्म जो कौन सी टर्म होती है? इमेजिनरी टर्म्स होती है। और ये वाली टर्म कौन सी होती है? रियल टर्म्स होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ये अंदर एवरेज वाले साइन के अंदर जो ये टर्म्स है ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी, इसके अंदर हमें सिर्फ ओनली कौन सी टर्म का यूज करना पड़ेगा? ओनली फॉर ओनली कॉस वाली टर्म या फिर जो धनात्मक टर्म है उसका यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से ये कॉस का मान जो है वो क्या है? रियल आ जाएगा। कॉस वाली टर्म जो रियल है उसी को यहाँ पे रखेंगे तो ये टर्म्स तो क्या है? हट जाएगी। तो ये वाली टर्म्स हट जाएगी तो उस कंडीशन में जो ये इक्वेशन है ऊपर वाली वो वापस कैसे प्राप्त होगी? पी वेक्टर बराबर 1/z ई नॉट वेक्टर का स्क्वायर सम इससे या कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड इसकी वैल्यू नियत है तो ये नियत वैल्यू तो है वो तो बाहर आ जाएगी, तो इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा? एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी का होल स्क्वायर ऑफ एन के। इसकी वैल्यू कौन सी लेनी है? हमें रियल वैल्यू लेनी है। तो पी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? 1/z नॉट ई नॉट वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी एन के। और जो कॉस वाली टर्म जो होती है, कॉस थीटा का जो मान होता है एवरेज वैल्यू जो कॉस थीटा की होती है वो क्या होती है? 1/2 होती है। तो यहाँ पे इस मान को हम रखेंगे तो ये जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या हो जाएगी? ई नॉट वेक्टर का स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ जेड नॉट एन। ठीक है ना? तो एक वैल्यू तो इसकी एवरेज वैल्यू ये निकल गई जिसके अंदर हमें क्या है? तरंग संचरण की दिशा के बारे में या तरंग संचरण की दिशा
तथा पॉइंटिंग सदिश के बारे में पता चल रहा है, और उसकी जो ये एवरेज वैल्यू है ई नॉट वेक्टर अपॉन 2z नॉट एन कैप, ये हमें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम ऊर्जा घनत्व का भी मान ज्ञात करेंगे। उस ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात करके हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन, कौन सा, इस पॉइंटिंग सदिश वाली इक्वेशन और दूसरी ऊर्जा घनत्व वाली इक्वेशन, इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो किसी माध्यम में अपने साथ में क्या करती है, ऊर्जा का फ्लो भी किस दिशा में करती है, तरंग संचरण की दिशा में करती है। सेकंड है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व। अब ये ऊर्जा घनत्व जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व, वो क्या होता है, ये ऊर्जा घनत्व दो प्रकार की ऊर्जा घनत्व के योग के बराबर होता है। कौन से, एक तो विद्युत ऊर्जा घनत्व और दूसरा कौन सा, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कौन सा ऊर्जा घनत्व मिलेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ से जो इन दोनों के योग से एक इक्वेशन बनती है वो क्या होती है, u ऑफ ई बराबर u ऑफ ई प्लस u ऑफ एम की इक्वेशन बनती है। ठीक है, और आपने जो विद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय ऊर्जा का जो सूत्र पढ़ा है, विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, u ऑफ ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन ई वेक्टर का स्क्वायर, u ऑफ m बराबर क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन म्यू नॉट म्यू एच वेक्टर का स्क्वायर। ये आपने इक्वेशन पढ़ी है, एक तो किसके लिए, विद्युत ऊर्जा घनत्व के लिए पढ़ी और दूसरी किसके लिए पढ़ी है, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के लिए। ये दो इक्वेशन पढ़ी है, तो इन दोनों इक्वेशन से इसके में मान रखेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, टोटल विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना है कि इन दो इक्वेशन में कोई रिलेशन तो नहीं है। अगर इन दो इक्वेशन में कोई रिलेशन है तो उस आधार के ऊपर हम पहले तो इन दोनों में विद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व में क्या निकाल लेते हैं, एक रिलेशन पता कर लेते हैं। अगर इन दोनों में रिलेशन है तो उस कंडीशन में जो ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो है उसको सॉल्व करना और भी क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो आप देखिए कि जब ये इक्वेशन है, एक तो कौन सी विद्युत ऊर्जा घनत्व और एक चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, इन दोनों का इक्वेशन का हम क्या कर लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो उस कंडीशन में u ऑफ ई अपॉन u ऑफ m जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन ई वेक्टर का स्क्वायर अपॉन 1/2 म्यू नॉट म्यू एच वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 1/2 से 1/2 गया, 1/2 से 1/2 गया, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 गया, तो उस कंडीशन में जो ये इक्वेशन है वो म्यू ऑफ ई अपॉन म्यू ऑफ एम बराबर क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन ई वेक्टर का स्क्वायर अपॉन म्यू एच वेक्टर का स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। अब इस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे आगे की तरफ, ये तो किसी माध्यम के अंदर अगर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग गति करी है तो उसके लिए, क्योंकि आपको मालूम है जो एप्सिलॉन तथा म्यू जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, किसी माध्यम में क्या है, किसी माध्यम में अगर कोई तरंग गति करती है, किसी माध्यम में अगर कोई तरंग गति करती है तो उसके लिए उसकी विद्युतशीलता तथा किसको प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय पारगम्यता को प्रदर्शित करते हैं। तो लेकिन जो हमने अभी तक की सारी चीजें पढ़ी है वो कैसे आकाश के लिए पढ़ी है, अभी हमने पॉइंटिंग सदिश भी कौन से आकाश के लिए निकाला था, फ्री स्पेस के लिए निकाला था। तो उस कंडीशन में जो ये विद्युत चुंबकीय तरंग की जो ऊर्जा घनत्व है वो भी हमें कौन सी तरंग के लिए निकालनी पड़ेगी, वो भी हमें निकालनी पड़ेगी किस माध्यम के अंदर, मुक्त आकाश के लिए निकालनी पड़ेगी। इस इक्वेशन नंबर 2 को यहां से अलग से लिख लेता हूं। ये इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है क्योंकि इसका यूज होगा आगे इनके। तो इस इक्वेशन को जब हमने यहाँ पे निकाला तो यहाँ से अगर हम मुक्त आकाश के लिए इस इक्वेशन को लिखना चाहे तो मुक्त आकाश में एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के, म्यू बराबर क्या हो जाता है, म्यू नॉट के। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या प्राप्त हो जाएगी,
म्यू ऑफ ई अपॉन म्यू ऑफ एम बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू ई वेक्टर का स्क्वायर अपॉन एच वेक्टर का स्क्वायर। अब इसको अगर हम किसके रूप में लिखना चाहे, परिणाम के रूप में लिखे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट अपॉन एच वेक्टर का होल स्क्वायर, इसको परिणाम के रूप में या रिजल्टेंट के रूप में लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जो जेड नॉट होता है वो किसके बराबर होता है, ई नॉट का वेक्टर अपॉन एच नॉट के वेक्टर के परिणाम के बराबर होता है। और ये ई नॉट वेक्टर अपॉन एच नॉट वेक्टर जो है वो किस किस के बराबर होते हैं, ई वेक्टर का परिणाम अपॉन एच वेक्टर का परिणाम। यही होता है। ये क्वेश्चन हमने जब सॉल्व की थी तब मैंने निकाल के बताया था आप लोगों को। तो वहां से इस जेड नॉट का मान हम किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगी, म्यू ऑफ या यू ऑफ ई अपॉन यू ऑफ एम बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू जेड नॉट का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए म्यू ई अपॉन यू एम और जेड नॉट का मान किसके बराबर होता है, रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। जब स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो उस कंडीशन में यू ई अपॉन यू एम बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों एक दूसरे के कट जाएंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ये म्यू ई बराबर म्यू ऑफ एम। यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर कोई भी तरंग अगर मुक्त आकाश के अंदर गति करती है, जो ये इक्वेशन है वो क्या प्रदर्शित करी है, अगर कोई भी तरंग किस आकाश विद्युत चुंबकीय तरंग मुक्त आकाश में गति करती है तो उस कंडीशन में उसकी विद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान क्या होता है, एक दूसरे के समान होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मुक्त आकाश में गति करने वाली मुक्त आकाश में गति करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की विद्युत ऊर्जा घनत्व तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान, विद्युत ऊर्जा घनत्व तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान समान होता है। ये हमें इसके अंदर यहां से इस इक्वेशन में पता चल रहा है। तो यहां से अगर हम u ऑफ e बराबर u ऑफ m, दोनों में से किसी भी मान को किस समीकरण में रख दें, u ऑफ m बराबर u ऑफ e प्लस u ऑफ m में रखेंगे तो यहाँ से u ऑफ em बराबर क्या हो जाएगा, 2 ऑफ u ऑफ e या फिर 2 ऑफ u ऑफ m के रूप में आ जाएगा। ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अब इस इक्वेशन के अंदर u ऑफ e या u ऑफ m का किसी भी एक का मान रख देंगे तो उस कंडीशन में u ऑफ em या फिर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान जो है वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/2 एप्सिलॉन ई वेक्टर का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1/2 म्यू ऑफ एच वेक्टर का होल स्क्वायर। 2 से 2 गया तो यहाँ से u ऑफ ई एम बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ई वेक्टर का स्क्वायर बराबर म्यू ऑफ एच वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, किसी भी मुक्त आकाश में या फिर मुक्त आकाश में या फ्री स्पेस में प्रवाहित होने वाली किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की जो कुल ऊर्जा घनत्व जो होता है उसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन ई वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर म्यू ऑफ एच वेक्टर का होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ से भी हम क्या कर ले, जिस प्रकार से हमने क्या किया था, किसका चुंबकीय या फिर जो पॉइंटिंग सदिश होता है उसका एवरेज मान निकाला था, उसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, इस चुंबकीय सदिश या फिर ये जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज मान निकालना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जब हम क्या करेंगे, ये इसको इक्वेशन नंबर 3 लगा देना, इक्वेशन नंबर 3 का औसत मान निकालने पर, इक्वेशन नंबर 3 का औसत मान निकालने पर, जब इक्वेशन नंबर 3 का औसत मान निकालेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, u ऑफ ई एम इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ई वेक्टर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसी होगी, रियल वैल्यू यूज करनी है क्योंकि मुक्त आकाश में तरंग
का जो अंदर जो फेज है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। आप ये कह सकते हो दोनों एक समान फेज में होती है, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू कैसी आएगी, रियल वैल्यू आएगी। तो यू ऑफ ई एन इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ई वेक्टर का स्क्वायर, रियल वैल्यू। तो यू ऑफ ई एन इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से यू ऑफ ई एन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ई नॉट वेक्टर का होल स्क्वायर, तो इस में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी, ये इसकी एवरेज वैल्यू। और इसका मान जो होता है वो किसके 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ से जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन ई नॉट का वेक्टर अपॉन 2 के बराबर। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को क्या नंबर लगा देंगे, 4 नंबर इक्वेशन। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। जो ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो उस कंडीशन में हमें ये पता चल जाएगा कि अगर कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग किसी भी दिशा में संचरण कर रही है तो अपने साथ में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को लेके जाती है या नहीं लेके जाती, वो भी हमें इन 2 इक्वेशन के रेशियो से पता चल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 3। तो उस कंडीशन के अंदर आप देखिए ऑफ यू ऑफ ई एन बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट वेक्टर अपॉन 2 जेड नॉट इंटू 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये दोनों आपस में कट गए, ये 2 से 2 गया, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ई एम बराबर 1 अपॉन जेड नॉट एप्सिलॉन नॉट। जेड नॉट का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। पीछे एन कैप लगा देना यहाँ पे, ठीक है। पी वेक्टर